हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा, विच इज़ द फर्स्ट सेगमेंट इन द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ऑलराइट, लास्ट लेक्चर में हमने इन डेप्थ पूरा अच्छे से अ बेकर फ्रॉम गोवा देखा कि बेकर की आज भी एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज में क्या इंपॉर्टेंस है एंड इन लाइक पुराने टाइम्स में कि क्यों बेकर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था, बेकर्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों थी, किस किस फेजेस ऑफ लाइफ में उनकी ज़रूरत पड़ती थी। लाइक डेली बेसिस में जो खाना खाया जाता था उसमें ब्रेड वाज इंक्लूडेड। फिर जो बच्चे थे उनको रेड बैंगल्स बहुत पसंद थे। बोल देखा हमने जो मैरिजेस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्वीट ब्रेड होता है एक। And then for the Christmas and the festivals they had cakes and bolinas and all sorts of things, right? ठीक है। फिर also we saw that why baking was a profitable business, क्योंकि obvious सी बात है अगर एक सोसाइटी में बेकिंग का या ब्रेड का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, इतना ज़्यादा वो कंज्यूम करी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द बेकर्स। ऑलराइट, सो ये सब हम बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ अच्छे से देख चुके हैं। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके NCERT questions. All right. So the first question says, what are the elders in Goa nostalgic about? अब nostalgia क्या होता है? जब आप कोई अच्छी मेमोरी उसको आप प्लेजेंटली याद करते हो आज, ठीक है। जैसे आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो, जो आप घूमने जाते हो, कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो आपका, और आज आप कुछ प्रेजेंट टाइम में अगर आप कुछ देखते हो अपने आसपास, आपको एकदम से याद है कि अच्छा हमने भी तो एक इतना अच्छा टाइम एक्सपीरियंस किया था, एंड start feeling all that experience and all those feelings come up ऑन यू, तो उसी चीज़ को आप नॉस्टैल्जिया कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो गोवा में जो ऑथर के एल्डर्स हैं वो किस चीज़ के लिए नॉस्टैल्जिक हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज एंड इन पर्टिकुलर द ट्रेडिशनल पोर्चुगीज बेकर्स एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। अब जैसा कि हमें पता है कि गोवा वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस एंड और वी शुड से अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज फॉर ओवर 450 ईयर्स। ऑलराइट, अभी 1960s तक लेटेस्ट तक उनका रूल वहाँ था, एंड देन इट वॉज मर्ज्ड विद इंडिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पोर्चुगीज़ कल्चर का जो एक वो बेकिंग का कल्चर है, ब्रेड कंजम्पशन का कल्चर है, उसको यहाँ पे ऑथर के जो एल्डर्स हैं वो याद कर रहे थे, ठीक है। और पोर्चुगीज़ कल्चर से ज़्यादा वो ब्रेड मेकिंग कल्चर, ब्रेड जो कंज्यूम किया जाता था उस कल्चर को ज़्यादा याद कर रहे थे। दे रेमिनिस फॉन्डली अबाउट द टाइम व्हेन ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ दीज बेकर्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गोवन कल्चर एंड कम्युनिटी लाइफ। और वो उस टाइम पे याद कर रहे थे जब बच्चे जो होते थे सुबह उठ के क्या करते थे, ब्रेड्स के लिए या फिर बोल के लिए या फिर ब्रेड बैंगल्स के लिए भागते थे, या पहले जो भी एक कल्चर था जहाँ पे बेकिंग वॉज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उस टाइम को वो याद कर रहे थे। कौन? जो ऑथर के एल्डर्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन इंडिया, इन गोवा? हाउ डू यू नो? मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या जैसे पहले तो था, ऑथर जब छोटे थे तब बहुत प्रेवलेंट था वहाँ पे ब्रेड मेकिंग कल्चर, जब पोर्चुगीज रूल कर रहे थे तब बहुत प्रेवलेंट था, बट क्या आज भी ब्रेड मेकिंग प्रेवलेंट है या फिर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है उसकी गोवा कल्चर में? येस, bread making is still popular in Goa. This is very clear from the statement in the story that the eaters have gone away, leaving the makers behind. तो हमें किन स्टेटमेंट से पता चलता है कि ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है? It is this statement that the eaters have left. That means the eaters have gone. मतलब जो पोर्चुगीज़ हैं वो तो चले गए, जिनका ये ट्रेडिशनल कल्चर था पूरा, वो तो चले गए, लेकिन जो बनाने वाले हैं, जो मोल्डर्स हैं, जो बेकर्स हैं, जो मिक्सर्स हैं, वो अभी भी यहीं हैं, और जो फर्नेसेस हैं वो भी यहीं हैं। दैट स्टेट्स के अभी भी क्या है, बेकिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोवन कल्चर का। There are mixers, molders and the ones who bake the loaves. The time tested furnaces still exist there. Time tested का क्या मतलब है कि बहुत टाइम तक वो जो चीज़ें यूज़ करी गई हैं हमें पता है वो they can never go wrong, उनमें कुछ फॉल्ट नहीं है, ठीक है, अच्छे से वो चलती आ रही हैं और आज भी चल रही हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो भट्टियाँ हैं दे आर स्टिल वेरी वेल फंक्शनिंग। ऑलराइट, सो इन सारे स्टेटमेंट से हमें पता चलता है दैट ब्रेड मेकिंग इज स्टिल प्रेवलेंट इन गोवा। वॉट इज़ द बेकर कॉल्ड? बेकर को और किस नाम से बुलाया जाता है गोवा में? इन गोवा ट्रेडिशनल बेकर्स आर नोन एज पैडर. This term is used to refer to the bakers who make and sell bread in the Goan community. It's a very straightforward answer कि जो बेक करते हैं और जो उस ब्रेड को सेल करते हैं उनको ही यहाँ पे
बेकर कहा जाता है एंड ऑल्सो इन द कॉमन टर्म्स पैडर कहा जाता है. द स्टोरी मेंशंस दैट इवन टुडे दीज बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा. और आज भी क्या है, जो बेकर्स हैं जो बेक करते हैं वहाँ पे ब्रेड्स को, उनको पैडर ही बोला जाता है. और ऑल्सो यू नो जोकिंगली ह्यूमरसली ये भी कहा जाता है कि अगर उनके जैसा कोई आउटफिट पहन लेता है, दैट इज़ अ पेयर ऑफ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, जो कि आपकी 3/4 लेंथ में है, एंकल से थोड़ी ऊंची, नी से थोड़े नीचे. सो उसको भी वो क्या कहते हैं, मजाकिया तौर पे, कह रहे तुम तो बेकर जैसे लग रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक अ पैडर. ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम. अब वो पूछ रहे हैं कि बेकर कब कब आता था हर दिन में, और बच्चे जो है वो क्यों इतना इंटरेस्टेड थे, क्यों भाग के उनसे मिलने जाते थे. The baker would come twice a day in Goa, once in morning and then again after emptying his basket. अब यहाँ पे after emptying his basket का मतलब क्या है कि जितनी वो ब्रेड बेक करके लेके आते थे अपने बास्केट में, उसको पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो ख़त्म हो जाएंगी, वो बिक जाएंगी. तो पहला जब चक्कर लगता था, जब ऑथर जब ही वॉज अ किड, तो उनके फैमिली के आसपास में या जो भी उनकी सोसाइटी थी वहाँ पे लोग खरीदने आते थे. एंड देन दोबारा उससे वो जो बेकर थे वो चक्कर लगा के जाते थे वहाँ पे, जब वो पूरी अपनी ब्रेड को है बेच लेते थे. The children eagerly ran to meet him for the excitement of choosing and enjoying the special bread bangles he brought. और क्या था बच्चों में, किस चीज़ का एक्साइटमेंट था कि जो ब्रेड बैंगल्स होते थे, रिंग के शेप के जो ब्रेड बैंगल्स होते थे, हमने देखे भी हैं चैप्टर में, कि इसके शेप के आपके मीठी ब्रेड होती थी. वो क्या करते थे, उसको स्पेसिफिकली हर बच्चा खुद से चूज़ करता था कि बहुत अच्छी सी दिखने वाली, या जो भी उनको स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती थी कि हम देख के पसंद करके खुद से लेंगे. विच वर अ डिलाइटफुल ट्रीट एंड अ हाईलाइट ऑफ देयर डे. और वो इतना ज़्यादा उसको लेके खुश होते थे, एक्साइटमेंट होता था कि हम अपनी मर्जी से ब्रेड बैंगल्स को चूज़ करें. एंड इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द डे कि हमें जाना है, बेकर को हाई करना है, ग्रीट करना है उनको, और वहाँ से जाके हमें वो अच्छे से ब्रेड बैंगल्स को चूज़ करना है. सो दिस इज़ व्हाट मेड द चिल्ड्रन रन टू मीट द बेकर. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग व्हाट इज़ अ मस्ट. मतलब किस ओकेजन से किस टाइप की ब्रेड को रिलेट किया गया है. ये तो आपके एज क्वेश्चंस गिवन है. एक साइड पे आपको गिवन है कि मैरिज में क्या गिफ्ट दिए जाते थे, एक पार्टी में या फिर एक फीस्ट में क्या दिया जाता था, डॉटर्स इंगेजमेंट, किसी के बेटी की इंगेजमेंट है उसमें, और या फिर क्रिसमस जो फेस्टिवल है उसमें क्या क्या दिया जाता था, किस टाइप की ब्रेड यूज़ होती थी. अब यहाँ पे 4-5 तरीके के आपको ब्रेड्स का वर्जन दिया हुआ है. पहला, केक्स और बोलिनास. बोलिनास क्या होती हैं, आपकी जो कोकोनट कुकीज़ होती हैं, ठीक है. स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, ठीक है. ब्रेड हो गई जो नॉर्मली जो ब्रेड है, जो लोफ ऑफ ब्रेड है जिसको खाया जाता है. एंड ऑल्सो लास्ट में आता है जो सैंडविचेस हैं. तो अब इनका करेक्ट ऑर्डर देख लेते हैं कि ये कैसे मैच होंगे. जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो किसके बिना अधूरे होते थे, बोल की वजह, बोल के बिना. बोल क्या होती थी, एक स्वीट ब्रेड होती थी जिसके बिना जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो इनकम्प्लीट माने जाते थे. पार्टी और अ फीस्ट में क्या है, ब्रेड होनी चाहिए, ठीक है. फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट क्या था, डॉटर की जो मदर होती थी वो क्या था, उनका रोल था कि सबके लिए वहाँ पे क्या करें, सैंडविचेस प्रिपेयर करें. सो सैंडविचेस आपके रिलेट हो गए इंगेजमेंट से. एंड लास्टली वी नो दैट क्रिसमस पे क्या होता था, एक तो केक्स बनेंगे और बोलिनास बनती थी. और बोलिनास क्या क्या मतलब है, कोकोनट कुकीज. ऑलराइट, तो ये आपका करेक्ट मैच बैठ गया. नेक्स्ट, वॉट डिड द बेकर्स वेयर. इसमें पहला पार्ट है, पूछा जा रहा है कि बेकर्स क्या पहनते थे इन द पोर्चुगीज डेज, एंड जो सेकेंड पार्ट है इन द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज. ठीक है, तो पहले पोर्चुगीज डेज के बारे में देख लेते हैं. In the Portuguese days in Goa, traditional bakers were described as wearing a distinctive attire known as kabai. मतलब जो ट्रेडिशनल बेकर्स होते थे जिनका सिर्फ काम बेकिंग ही होता था, वो एक स्पेशल तरीके का, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग से दिखने वाला, बिल्कुल उसमें कोई कॉमन एरिया नहीं है कि हाँ भाई चलो कुछ भी पहन लिया, बट एक डिस्टिंक्टिव एक अटायर होता था जिसको आप क्या कहते थे, कबाई कहते थे. दिस अटायर वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. एक सिंगल पीस का ही बनता था, जैसे आपके ट्राउजर और पैंट्स क्या होते हैं, अलग अलग फैब्रिक के होते हैं, तो इट्स अ 2 पीस आउटफिट, राइट. लेकिन जो कबाई है वो एक सिंगल पीस आउटफिट होता था, विच वॉज जो ऐसा लगता था जैसे ट्यूनिक्स होते हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स होते हैं उस टाइप के. रीच डाउन टू द नीज, और वो क्या होता था, उसका लेवल नीज तक होता था.
This attire was a characteristic of the traditional Goan bakers during that time. और यही जो है आउटफिट क्या था, बहुत प्रेवलेंट था, बहुत मतलब अच्छे से पहना जाता था, और उसको जो अटायर, उस अटायर को जो पहनता था उसको डिस्टिंक्टिवली क्या कहा जाता था, पैडर कहा जाता था, बेकर कहा जाता था. नेक्स्ट, व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब ऑथर छोटे थे या यंग थे उस टाइम पे क्या अटायर था. When the author was young, traditional Goan bakers had shifted from the Portuguese era attire known as kabai to wearing a shirt and a trouser and a pair of trousers. और क्यों shift हुआ, most likely इसीलिए क्योंकि trousers and shirts are more comfortable to wear, right? तो एक modernity के चक्कर में आप होता ही है, एवोल्यूशन आता है. तो जो कबाई को हटा के क्या पहना जाता था फिर, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स. दीज ट्राउजर्स वर शॉर्टर देन फुल लेंथ पैंट्स. जो फुल लेंथ पैंट्स होती थी, ट्रेडिशनल नॉर्मल वाली पैंट्स, उससे थोड़ी छोटी होती थी, बट और थोड़ी सी स्लाइटली लॉन्गर होती थी हाफ पैंट्स से, जो आपकी नीज तक आती हैं. दिस अटायर वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेकर्स ड्यूरिंग द ऑथर्स यूथ. और यही जो अटायर था वो ऑथर के यूथ के टाइम पे बेकर्स का अटायर था. Who invites the comment? He is dressed like a padder. Why? कौन है, मतलब ऐसा कौन है जो इनवाइट कर रहा है ये कमेंट, मतलब कुछ उसने ऐसा किया है जिसकी वजह से उन पे ये कमेंट मारा जा सकता है. और वो कमेंट क्या है, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. पैडर मीनिंग बेकर, मतलब कि ये जो है इन्होंने किसकी तरह कपड़े पहने हुए हैं, बेकर की तरह पहने हुए हैं. और ऐसा क्यों होता था. The comment, he is dressed like a padder, is typically directed at someone who wears trousers shorter than full length pants but longer than half pants. वही जो हम बात कर रहे हैं, जो 3/4 पैंट्स होती थी, जो पहनी होती थी किसी ने, वो अगर किसी ने पहन लिए तो उसको एक कमेंट मार दिया जाता था कि यस आप तो बिल्कुल पैडर के जैसे लग रहे हैं, आप तो बिल्कुल बेकर के जैसे लग रहे हैं. The comment is made because this style of dressing was associated with traditional Goan bakers referred to as padder during the author's youth. और क्या था, यही जो एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग था, क्योंकि बाकी जो लोग थे वो अलग तरीके से ड्रेस करते थे. दे डिड नॉट यूज टू वेयर सच काइंड ऑफ पैंट्स, जो क्या थी लॉन्गर पैंट्स से थोड़ी छोटी, एंड जो हाफ पैंट्स होती है उससे थोड़ी लंबी. इस टाइप का अटायर जो है पैडर्स यानी बेकर्स पहनते थे. तो अगर किसी और ने इस तरीके का अटायर पहना होता था तो उसको तुरंत कह दिया जाता था कि आपने तो पैडर के जैसे कपड़े पहने हुए हैं. Where were the monthly accounts of the baker recorded? मंथली अकाउंट्स का यहाँ पे क्या मतलब है. अब जो बेकर है वो हर जगह पे जाते थे अपना ब्रेड को सेल करने के लिए. जो मेड होती थी वो आके वो ब्रेड ले जाती थी. तो होता क्या है, जैसे आप न्यूज़पेपर्स का बिल एंड में देते हो, मंथ के एंड में न्यूज़पेपर इज डिलीवर्ड एवरी डे. ऐसा तो नहीं है कि आप 6 रुपया 7 रुपये डेली देते हो, बट आपका अकाउंट मैनेज होता है. तो इसी तरीके से, और आप क्या करते हो, लास्ट में उसको पे करते हो. तो इसी तरीके से मंथ के एंड में जो है बेकर अपना बिल कलेक्ट करने के लिए आता था. और ये जो रिकॉर्ड्स थे वो कहाँ पे बनाए जाते थे उसके बारे में पूछ रहे हैं. द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल यूजिंग अ पेंसिल. और किसी भी एक रैंडम वॉल जहाँ पे उनके विसिनिटी पे उनके पास में एक वॉल होगी जो डिस्टर्ब नहीं करी जाती होगी, थोड़ी आइसोलेटेड होगी, वहाँ पे वो क्या करते थे, पेंसिल से सारे रिकॉर्ड्स लिखते थे. This practice involved writing down the transactions and bills for the bakery items provided to the customers. और यही जो वॉल थी, यही सारा जो अकाउंट मैनेज किया जाता था, इससे पता लगता था कि क्या ट्रांजैक्शंस करे जाने हैं, किसके घर पे कितना बिल जाना है, किससे कितना पैसा कलेक्ट करना है. It was a simple and effective way to keep track of the accounts and collect payments at the end of each month. और ये एक बहुत ही सिंपल अब ऐसे देखा जाए तो आज के ज़माने में अगर आप कहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करो एंड यू स्टार्ट राइटिंग ऑल योर अकाउंट्स ऑन अ वॉल, कोई भी आएगा आपका जिससे आप चीज़ें ले रहे हो या खरीद रहे हो या दे रहे हो, वो आके ये मिटा के चले जाएगा. इससे ये भी पता चलता है कि सच सिंपल टाइम्स वर देयर, जहाँ पे आराम से वो अपना पैसे जैसी चीज़ का जो हिसाब है वो एक वॉल पे कर लेते थे आराम से. सो इट दोज वर वेरी सिंपल टाइम्स, राइट. सो इसी तरीके से जो बेकर्स थे वो क्या करते थे, अपना मंथली अकाउंट मैनेज करते थे. नेक्स्ट, What does a jackfruit like appearance mean? मतलब ये जो फ्रेज है जैक फ्रूट के जैसे दिख रहे हो, कि इस जैक फ्रूट के जैसा आपका अपीयरेंस है, इसका क्या मतलब है. अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस रेफर्स टू अ फिजिकल रिजेम्बलेंस टू द फ्रूट जैक फ्रूट, टू द वेजिटेबल जैक फ्रूट एक्चुअली. तो मतलब
आपने देखा होगा कि जैक फ्रूट जो होता है वो ग्रीन कलर का और वो बहुत बड़ा सा होता है, लाइक वाटरमेलन टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज़ वेरी प्लम्प देखा जाए तो उस हिसाब से. अ ट्रॉपिकल फ्रूट नोन फॉर इट्स लार्ज साइज एंड समवॉट राउंड एंड बल्की शेप. एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो क्या होता है, थोड़ा गोल शेप का होता है, एंड इट इज़ जब भी आप किसी को बात करते हो तो आप क्या बोलते हो, कह रहे अरे मोटे लग रहे हो, तुम तो लड्डू जैसे लग रहे हो या गोलू जैसे लग रहे हो. क्या होता है, ये एक रेफरेंसेस होती हैं. जब आपको बचपन में कोई बच्चा मोटा होता है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा रेफरेंस दे दी जाती है. तो ऐसे ही गोवन कल्चर में क्या था कि जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस किसको कहा जाता था, जो कि लोग थोड़े से प्लम्प होते थे, मोटे होते थे. व्हेन समवन इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, इट सजेस्ट दैट द पर्सन इज प्लम्प और ओवरवेट. और इससे क्या सजेस्ट होता है कि जो वो जिस पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात हो रही है वो क्या है, थोड़े से प्लम्प है, दैट मीन्स थोड़े से स्लाइटली ऑन द हैवियर साइड है, या फिर वो ओवरवेट है, और या फिर उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है. अकिन टू द राउंडेड एंड फुल अपीयरेंस ऑफ अ जैक फ्रूट. अकिन मीनिंग कि जैसा कि जैक फ्रूट दिखता है वैसा ही उनका भी अपीयरेंस है. तो ये जो फ्रेज है वो यूजुअली बेकर्स के लिए यूज़ किया जाता था, बिकॉज के बेकर्स जो है वो हमेशा बहुत ही, बेकिंग जो है बहुत अच्छा प्रोफेशनली एक ऐसा प्रोफेशन रहा जिसमें हमेशा वेल्थ थी, प्रॉस्पेरिटी थी. तो उनके जो सर्वेंट्स थे या फिर उनकी फैमिली थी वो सब क्या करते थे, बहुत थ्राइव करते थे. तो कभी पैसे की कमी नहीं हुई, खाने की कमी नहीं हुई. सो ज़्यादातर देखा जाए तो बेकर्स वर ऑल ऑफ लाइक अ प्लम्प फिजिक मोटे होते थे थोड़े से. सो दैट्स वाई दे वर कॉल्ड एज कि आपका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा जैक फ्रूट के जैसा है. विच ऑफ दीज कॉमेंट्स आर करेक्ट. स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स. अब पैडर यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि पैडर मीन्स बेकर. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि पुराने टाइम में जो गोवन विलेज थे वहाँ पे पैडर बहुत इंपॉर्टेंट थे. हमें पता है कि अभी यही पूरा स्टेटमेंट में हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बेकर इन गोवन विलेज. ऑलराइट, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज. आज भी पैडर वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. यस, क्यों, अभी हमने एक स्टार्टिंग में स्टेटमेंट देख के आए थे कि जो ईटर्स हैं वो तो चले गए, बट जो मेकर्स हैं वो अभी भी यही हैं. दैट मीन्स द पैडर्स आर स्टिल देयर इन गोवा. करेक्ट. द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्चुगीज. नहीं, ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया पिछले वाले स्टेटमेंट का. पैडर्स नहीं गए साथ में, सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द पैडर्स कंटिन्यू टू वेयर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. पैडर्स जो हैं वो अभी भी जो कबाई है उसी को पहन रहे हैं. नो, वी नो दैट कि जब ऑथर छोटे थे उसी टाइम पे ये ट्रांजिशन हुआ कि लॉन्ग फ्रॉक को छोड़ के वो क्या पहनने लग गए थे, ट्राउजर्स और 3/4 पैंट्स पहनने लग गए थे. सो दिस इज रॉन्ग. Bread and cakes were an integral part of Goan life in the olden days. क्या था, ब्रेड और जो केक्स थे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे. सारे फंक्शंस में, सारे ओकेजन्स में उनको यूज़ किया जाता था. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, वेट. अच्छा, इन द ओल्डन डेज बोल रहे हैं. नहीं, ओल्डन डेज में तो थे ही, प्रेजेंट डेज में भी थे. ऐसा नहीं है कि आज वो चीज़ें चेंज हो गई हैं. दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये आज भी उतने ही इंटीग्रल पार्ट हैं, क्योंकि जो कल्चर है वो चेंज नहीं हुआ है. इट इज़ द सेम. ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. और क्या है, जो ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग बिजनेस है वो क्या है, बहुत अच्छा बिजनेस है, उसमें बहुत वेल्थ है, उसमें बहुत प्रॉफिट आता है. क्या ये सही बात है? यस. तभी तो हमारे जो बेकर्स हैं उनका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, जैक फ्रूट लाइक है. पैडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन प्रेजेंट टाइम्स. और आज की डेट में जो पैडर्स हैं, जो बेकर्स हैं, उनकी फैमिली हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. नो, ये जो बेकिंग का बिजनेस है ये आज भी बहुत प्रेवलेंट है, और उनकी जो फैमिलीज हैं अभी भी दे आर डूइंग वेल एंड दे आर वेल्दी एंड प्रॉस्परस. सो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ. हाउ डू यू नो दिस. क्या ब्रेड जो है गोवन लाइफ, मतलब गोवा में जो लोग रहते हैं, क्या उनके लिए ब्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है? और अगर आपको इसका आंसर पता है तो ऐसा आपको क्यों लगता है, इसकी रीजनिंग आपको देनी है. येस, ब्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ एज एविडेंट इन द स्टोरी. मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है वो स्टोरी में या फिर जो आपका पैसेज है उसमें बताया गया है कि गोवा में ब्रेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
Traditional bakers known as padder played a central role in Goan communities, providing not just bread but a sense of companionship and tradition. क्या था, जो बेकर्स थे, जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे पुराने टाइम पे, वो क्या थे, सिर्फ ऐसे नहीं थे कि भाई उनका एक वो सेंट्रल रोल तो था ही, क्योंकि पूरी सोसाइटी एक तरीके से देखा जाए तो ब्रेड बेकिंग पे ही, ब्रेड पे ही उनका पूरा कंजम्पशन बेस्ड था, जो उनका मेन स्टेपल फूड था इट वाज ब्रेड. तो एक ये चीज़ तो थे ही कि वो ब्रेड बनाते थे एंड दे यूज टू सेल इट, और सारे फंक्शंस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी, वो खुद आते थे, बेचते थे, देन दे यूज टू गो. लेकिन साथ ही वो क्या थे, एक कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते थे बच्चों के साथ में, और बहुत अच्छा फ्रेंडली उनका बिहेवियर होता था, एंड दे यूज टू गाइड द किड्स एज well. The story emphasizes that bread is essential for celebration, feasts and daily life, underlining its cultural significance in Goan society. और ये जो स्टोरी है उससे हमें ये पता चलता है, चाहे वो मैरिजेस हो, चाहे इंगेजमेंट्स हो, चाहे क्रिसमस हो, कोई भी और फीस्ट है, कुछ भी है, उसमें क्या है कि जो ब्रेड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो नेचुरली जो पैडर हैं, जो बेकर्स हैं, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है गोवन सोसाइटी में. ऑलराइट, next, tick the right answer. What is the tone of the author when he says the following? अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उसके बाद ब्रैकेट में आपको 3 वर्ड्स गिवन है जो कि कुछ इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, आपको ये बताना है कि जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो किस टोन में बोला जा रहा है. ठीक है. The thud and jingle of the traditional bakers' bamboo can still be heard in some places. क्या है, जो जो बैम्बू को वो मारते हुए आते थे, एक तरफ एक तो अपना टोकरी पे हाथ रखते थे कि उसको सपोर्ट करते थे, और जो दूसरा बैम्बू होता था उससे क्या करते थे, ग्राउंड पे मारते हुए आते थे. जो आवाज़ आती थी, जो थर्ड एंड जिंगल आता था, वो अभी भी कहीं ना कहीं गोवा में देखने को मिल जाता है. तो अभी वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ रेमिनिसिंग, वो नॉस्टैल्जिकली याद कर रहे हैं चीज़ों को. राइट, तो नॉस्टैल्जिक हैं, होपफुल हैं, सैड हैं. सैड का तो मतलब ही नहीं बनता कि वो एक हैप्पी मेमोरी को याद कर रहे हैं, तो वाई वुड ही बी सैड. एंड होपफुल आ गया, ऐसा वो कोई होप थोड़ी ना कर रहे हैं कि काश मुझे एक अब जो है वो बेकर ब्रेड सेल करता हुआ दिख जाता. नो, अभी उनको दिख रहा है कि अभी भी दिख जाता है, मतलब वो अपना पुराना टाइम याद कर रहे हैं कि जैसे बचपन में ब्रेड जो बेचने के लिए बेकर आते थे, वैसा ही आज भी सुनने को कभी कभी मिल जाता है. सो ही इज नॉस्टैल्जिक इन दिस स्टेटमेंट. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. और क्या पता कि जो फैमिली के जो जो ओरिजिनली जिन्होंने शुरू किया था, जो बेकर हैं, वो मे बी नहीं अब रहे, दे डाइड. अब फिर भी उसके बाद क्या है, जो बेटा है उसने क्या है, प्रोफेशन संभाल लिया है, उसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है ट्रेडिशन को. अब यहाँ पे क्या है, ही इज़ नॉस्टैल्जिक, होपफुल और सैड. अब सैड नहीं है बिकॉज वो ये ऐसी बात कर रहे हैं, एक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं कि चाहे भले ही फादर नहीं है बट आगे बच्चे ने उस चीज़ को संभाला है. ठीक है, अब यहाँ पे नॉस्टैल्जिक नहीं, ही स्टेटिंग समथिंग दैट इज हैपनिंग. ऑलराइट, सो ही इज होपफुल कि ऐसा ही आगे भी होता रहे, एंड दिस इज हाउ ट्रेडिशंस आर कैरीड फॉरवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोन है दैट इज हेल्पफुल, होपफुल. I still recall the typical fragrance of those loaves. अब क्या है, I still recall. See, आपको कीवर्ड्स वैसे ही मिल जाते हैं. रिकॉल मतलब मैं याद कर रहा हूँ. ठीक है, तो उससे आपको अगर ऑप्शंस नहीं भी गिवन होते तो भी आप सीधा बोल सकते थे कि वो क्या है, एक खुशबू को याद कर रहे हैं. कौन सी खुशबू, जो ब्रेड से आती थी, या फिर बेकरी अगर आसपास होती है तो आप कभी गुजरो, वहाँ से भी खुशबू आती है. तो जब किसी एक सोसाइटी में जहाँ पे इतना प्रेवलेंट है ब्रेड बेकिंग, तो वहाँ पे तो भाई खुशबू आएगी ही. तो उसी सेंट को वो याद कर रहे हैं. दैट मीन्स ही इज अगेन नॉस्टैल्जिक. The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. अब वो यहाँ पे जो ऑथर थे वो छोटे थे, वो क्या कह रहे थे कि हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है, क्यों करें हम ब्रश, क्योंकि ऐसे देखो तो जो टाइगर होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो कौन सा अपने टीथ ब्रश करके खाना खाते हैं, नहीं. और अगर हम करते भी हैं तो भी हम अगर गर्म चाय ऊपर से पी लेंगे तो हमारा मुंह पूरा साफ हो जाएगा. सो यहाँ पे एक ह्यूमरस टोन है, ही इज़ जोकिंगली सेइंग कि हम क्यों करें, एंड जो टाइगर है वो भी तो ब्रश नहीं करता. सो द टोन हियर इज फनी. ऑलराइट, नेक्स्ट, केक्स एंड बुलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल. अब यहाँ पे क्या है, वो एक फैक्ट को बता रहे हैं कि जो केक और बुलिनास हैं, जो कोकोनट वाली जो कोकोनट की कुकीज़ होती हैं, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है क्रिसमस या फिर अदर फेस्टिवल्स में. तो ही इज स्टेटिंग अ फैक्ट, दैट मीन्स इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट.
द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। और जो बेकर और उनकी फैमिली थी वो कभी भी स्टार्व नहीं करे, दे वर नॉट अंडर एनी प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी हंगर नहीं उनको फेस करना पड़ता था। वाई? बिकॉज ब्रेड बेकिंग जो है बहुत ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो ये भी एक वो क्या कर रहे हैं, वो फैक्ट बता रहे हैं कि भाई ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही है। ये थे जी आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आई होप जो छोटी मोटी चीज़ें स्पेसिफिकली पूछी गई हैं इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऑर्डर भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ब्रेड किस फंक्शन में यूज़ होता है या फिर कौन कौन सी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ब्रेड्स हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी सीइंग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।